Hi, welcome back my dear students, my YouTube channel Christ English Classes. Today I will be discuss also some important facts about verb. आप लोग को जानकारी होगा, मैं बता दूं कि मैंने आपको वर्ब चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने डाल चुका और आज इसका पार्ट 4 कहेंगे या चौथा खंड कहेंगे, उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें आप लोग उसमें जाकर के देखिए। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं चौथा पार्ट को, तो आपको कुछ कम चीज़ें समझ में आएगा। तो इससे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सलाह दूंगा कि आप उन सारे वीडियो को भी देख लीजिए मेरे चैनल पे, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं इतना विश्वास करता हूं कि अगर आपने टोटल वीडियो को देख लिया वर्ब का, उसके बाद मैं आपसे लूसेंट का सॉल्यूशन करवा लूंगा, मुझे इतना विश्वास है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि उन सारे वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको भी देखिए। लेकिन हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूर्ण देखिए, टाइम जो भी लगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रामर का जानकार बने, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे साथ अगर जुड़ गए हैं तो हम आपको ग्रामर की जानकार बना करके छोड़ेंगे। लेकिन मेरा यही शर्त है कि आप टोटल वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए हम बिना टाइम गंवाए चलते हैं। हम बातचीत कर चुके थे उसमें डू और डज डिड। किस पे बात कर चुके थे? डू डज, दिखना चाहिए आपको राइटिंग, इसीलिए थोड़ा सा मैं फॉन्ट को बड़ा कर रहा हूं। डू डज और डिड, इसका प्रयोग को मैंने देखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस में भी किया गया, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको ज्यादा व्याख्या नहीं किया था। एम्फैटिक में किया था, इंट्रोगेटिव में किया था। और मैं आपको आज एक बात और बता दूं कि डू डज, अगर हम बात करें, पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, डू डज डिड, डू डज डिड, इनके बाद हमेशा V1 आता है। पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपसे वादा करते रहता हूं कि जहां पसीना बहाएंगे वहां हम खून बहा देंगे। अगर आपको अंग्रेजी कठिन लग रहा है तो आज से आप चिंता को छोड़िए, मेरे साथ जुड़िए और एक ही बात बोलिए, हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते। चलिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आता है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस पे चर्चा थोड़ा सा कम किया था, मैं आपको बताने का प्रयास करूं माय डियर स्टूडेंट्स कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो होता है, क्या होता है, इसमें निगेटिव करने में हम डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात यहां आती है कि निगेटिव करने में डू ही क्यों आता है, डज क्यों नहीं आता है? जरा सोचिएगा, क्वेश्चंस आप जरा समझने का प्रयास करो, क्योंकि टाइम मत देखो। बहुत सारे वीडियो 2 मिनट 3 मिनट देखते हो, भगा देते हो, उससे मुझे घटा नहीं, आप भगाओ, मैं कहूंगा भगाओ। लेकिन जरा सा इस बातों को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे तो आज यहां नहीं समझ रहे, कल कहीं और समझना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हैं। आज आप बोलेंगे कि मैं जवान हूं, मैं यंग हूं, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन इस सच्चाई है कि आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। कितना दौड़ेंगे, कितना सच्चाई से भाग रहे हो? इसीलिए सच्चाई का सामना करना सीखो अभी से। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जरा सा मैं आपको बता दूं कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है V1 नहीं, बेस फॉर्म प्लस, मैंने कल आपको दिखाया था, जो मैंने बनाया था, बी हैप्पी, खुश रहो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में जो क्या बना था कि इंपरेटिव सेंटेंस बनता है बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं बात करूं बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसमें होता क्या है जरा सा समझिएगा। अगर हम बात करेंगे
थोड़ी सी इसको समझाने के मैं प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, इसके लिए आप चिंता ना करें। आपको अगर ज्ञान हासिल करना है तो आप चैनल पे बने रहें। मैं ही कहूंगा जरा देर ठहरो, तमन्ना ही है, अभी तुमने जी भर के समझा नहीं है, मुझे समझो। अब देखो आगे मैं बढ़ाता हूं कि बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इंपरेटिव में। अब इसको हम देखते हैं आगे कि इसमें डू क्यों आता है, डज क्यों नहीं आता है, इज क्यों नहीं आता है, इस बात को जरा सा समझिएगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, पर्सन व्यक्ति, जरा सा समझिएगा। तो आपको जानकारी होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स कि पर्सन जो होता है तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं स्पीकर। याद रखिएगा, आप जरा सा समझिएगा, फर्स्ट पर्सन को हम बोलते हैं स्पीकर, यानी कि वक्ता, जो बोलता हो वह फर्स्ट पर्सन कहलाता हो। सेकेंड पर्सन को हम बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर। 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 अब आगे देखेंगे, इसमें अगर हम बात करें लिसनर, तो आगे जरा सा बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सुनने वाला, सीधा समझ जाइए, बोलने, अंग्रेजी में नहीं तो हिंदी में ही समझ लीजिए, हिंदी में समझ लो। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, बोलने वाला। सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला, सुनने वाला। थर्ड पर्सन होता है जिसके ऊपर बात किया जाए, जिसके ऊपर बात किया जाए। तो अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको अंग्रेजी में लिसनर स्पीकर लिख करके मिटा दिया, ये मत समझना कि नहीं स्पेलिंग आ रहा है, वैसा कुछ बात नहीं। हम आपको चाह रहे हैं कि आपका मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है, उसी में आप चीजों को समझिए। अगर आप देखिए, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन होता है, जिसके प्रति चर्चा होता है, और थर्ड पर्सन होता है। बात इतना क्लियर रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम एक गिले शिकवे करते हैं, आप लोग को मालूम नहीं कि सरकार कैसा है। अब जरा सा सोचिए, मैंने बोला आप लोग को मालूम नहीं कि सरकार कैसा है, तो मैं जो बोला फर्स्ट पर्सन हुआ, आपने जो सुना सेकेंड पर्सन हुए, और सरकार की जो मैंने चर्चा किया वो यहां थर्ड पर्सन हुआ। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यू होता है, सब्जेक्ट के रूप में यू होता है। किस सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में। लेकिन वो क्या होता है? अनसीन होता है, छुपा हुआ होता है। तो छुपा होने के कारण से इसको हम छुपा लेंगे। अब हम बोलते हैं गो देयर, यानी कि अब देखिए गो देयर, यहां हमने बोला कि यू होता है सब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा, जो छुपा हुआ होता है। तो अब देखिए कि यहां V1 मिला, तो मैंने कल चर्चा किया था कि जब ये निगेटिव बनने के लिए प्रयास करता है, बनना चाहता है, तो इसको कोई नहीं मदद करता है, यानी कि एक ही वर्ब फैमिली मदद करता है, वो डू डज डिड फैमिली मदद करता है। तो यहां V1 है, तो ये मदद निगेटिव करने के लिए, निगेटिव बनने के लिए किससे मांगेगा? तो अपने जात बिरादरी से मांगेगा, जात भाई से मांगेगा। तो ये V1 है, तो इसका जाति भी कौन है? V1 डू है। अब इसी के कारण से अब बताइए कि यहां बनेगा कि नहीं? डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। इसी के कारण से माय डियर स्टूडेंट्स, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा निगेटिव के लिए डू आता है। क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट ही यू छुपा हुआ होता है, और सब्जेक्ट जब यू छुपा होता है और इसके बाद हम बेस फॉर्म को निगेटिव करने के लिए प्रयास जब करते हैं, तो बेस फॉर्म ऑफ V1
इसका निगेटिव करने के लिए डू एकमात्र साधन है, तो हम उसको बनाते हैं डोंट गो देयर। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी निगेटिव के लिए आप कहीं भी डज, डिड, इज, एम नहीं देखेंगे, ओनली डू दिखेगा। कभी कभी डोंट भी इसी का ही फॉर्म मिलेगा, कभी डू नॉट फॉर्म भी मिलेगा। चलिए हम आपको इस बातों को क्लियर किए। आप लोग को याद रखना चाहिए, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकेंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाए, यानी फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन स्पीक अबाउट जिसके बारे में बात किया जाए। चलिए मिटाते हैं हम इसके। आप अगर नहीं लिखते हो तो गलत बात है, आप नोट किया करो। चलिए अब हम आगे की ओर जब हम फॉरवर्ड करते हैं, इसको भी हम मिटा दें। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में देखे जाएंगे। इस प्रकार के रूल्स के आधार से क्वेश्चंस बहुत सारा है लुसेंट जनरल इंग्लिश में। चलिए अब इसको हम मिटा लेते हैं, इसे भी। चलिए मिटा लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक यू, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़िए, अब आगे हम बात करेंगे प्रयोग के तौर पे, तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन बहुत सारा होता है किस वर्ब के ऊपर। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग कहता है कि सर जब हम देखते हैं बुक में हैव हैज का प्रयोग तो हमें बहुत सारा कंफ्यूजन आता है, मुझे भी आता था। आज इस कंफ्यूजन को भी मैं आपको दूर करूंगा। यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका 3 स्ट्रक्चर के रूप में काम करता है, जहां कि आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर हम बात करें इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर को तो जरा सा समझते चलिएगा कि अगर हम बात करेंगे इन जनरली स्पेलिंग आपको दिखना चाहिए, थोड़ा सा फाउंड को हम बड़ा करेंगे, लिखेंगे जनरली यानी सामान्यतः हैव, हैज, हैड। सामान्यतः हैव, हैज, हैड आर यूज्ड बिफोर V3। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको समझाने का प्रयास करें तो आप इसको इस प्रकार से आप बना लीजिएगा कि जनरली हैव, हैज, हैड के बाद V3 आता है। समझ गए? अगर हम आगे बात करें तो इसमें अगर हम प्रयास करेंगे, पहला स्ट्रक्चर को तो आपको दिखा दिए कि जनरली हैव, हैज, हैड के बाद V3 आता है। पॉइंट को जरा सा नोट कीजिएगा। इंटरमीडिएट में एक बार इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया था, जानते हैं क्या दिया था? जरा सा देखिए, लिखा था आई खाली स्थान और यहां लिखा था टेकन कैमरा। अब यहां ऑप्शन दे दिया था हैज, हैव, इज, नन। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां है टेकन जो है वो V3 है। अब यहां V3 है तो आप देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करेगा क्योंकि ये V3 जनरली हैव, हैज, हैड V3 के पहले आता है। तो ये कहने का मतलब हैज और हैव इन दोनों में से कोई आ सकता है, लेकिन आ सकता है तो आपको ये भी एक कंडीशंस हम आपको पढ़ाएंगे, रूल पढ़ाएंगे कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी गर्मी के दिनों में आप शादी ब्याह बहुत देखे होंगे, देखे ना, बाराती भी गए होंगे। चलिए कल्पना कीजिए कि एक जगह आप बाराती गए हैं जहां देखने को क्या मिला है कि लड़का एकदम पतला सा है और लड़की मोटा है। क्या कहेंगे? उस शादी को अच्छा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो अगर आप यहां सब्जेक्ट जैसा होगा, यानी कि अगर शादी ब्याह के एग्जाम्पल के तौर पे ही देख रहे हैं कि जैसा अगर लड़की मोटी थी तो लड़का भी मोटा होना चाहिए था। यस और नो? समझने का प्रयास कीजिएगा।
अब अगर लड़का पतला था तो लड़की भी पतला होना चाहिए, दो चीजों को दोनों को एक जैसा करना होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट आई जो है तो सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा वर्ब लिया है प्लुरल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा क्या कि कुछ लोग चेहरे का बंदर होते हैं लेकिन काम का सिकंदर होते हैं। आई भी उसी प्रकार का है तो सिंगुलर लेकिन हमेशा ये प्लुरल वर्ब लिया है। लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि पूरे ग्रामर टर्म्स जब आप पढ़ेंगे तो आई को आप आइडेंटिफाई एक ही जगह कर सकते हैं कि सिंगुलर है, वो कहां? आई के साथ जब ये बाज लेगा ना माय डियर, तब समझ में आएगा। आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, तब समझ में आएगा कि आई सिंगुलर होता है सिंगुलर, वर्ब लेता है प्लुरल। तो इसीलिए अगर हम बात करें तो ये V5 हैज V5 होता है सिंगुलर, जैसा कि आपको मैंने अगले वीडियो में नोट करवा चुका। तो यहाँ आई सिंगुलर लेगा नहीं, तो इसको जब हटाएंगे और इज तो लगेगा नहीं, क्योंकि जनरली V3 के पहले हैव हैज हैड ही आता है। तो इन दोनों ऑप्शन को हम कट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर बचेगा हैव इज राइट आंसर। यानी कि इस प्रकार से आप इसको खेले में मत लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो आप उबिए मत। अगर आप उब गए तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन्होंने भी उबा वो डूबा है। क्योंकि आगे जब हम बढ़ाते हैं तो इन्हीं सारे चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर को मैंने आपको दिखाया। अगर इस पे अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल भी हम आपको एक एक करके देने का प्रयास करता हूं। अगर आप अभी ही नोट करना चाहते हैं तो अभी नोट कर लीजिए। जैसे में अगर मैं बोलूं आई हैव रिटेन अ लेटर, इसका हिंदी हुआ मैं पत्र लिख चुका हूं। कुछ लोग इसको बोलेंगे मैं पत्र लिख लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे he has gone to नवादा। समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें गोन भी 3 है और हैज आया है हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो वर्ब्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हैज और गोन। अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया हो तो इस ऐसा समझिएगा कि जो सब्जेक्ट के नजदीक होगा, किसके नजदीक होगा? सब्जेक्ट के नजदीक, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन वर्ब होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। और जो सब्जेक्ट से दूरी होगा वो मेन वर्ब होगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि गोन जो है मेन वर्ब है और हैज हेल्पिंग वर्ब है। चलिए मैं आपको एकदम 0 लेवल से ग्रामर सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरे साथ बने रहें और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताएं। चलिए आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका सेकेंड स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि यहां तो आपने देखा हैव हैज हैड, क्या व्याख्या किया, बताया कि V3 लेता है, ठीक है। अब देखिए कि हैव हैज हैड जो है पोसेशन को भी डिनोट करता है। किसको? अगर हम बात करेंगे किसकी? हैव हैज हैड। जरा सा रूल को हम रूल वगैरह को हम इस प्रकार से करते चलेंगे, आप लोग देखते चलिएगा। हैव हैज हैड आर ऑल्सो अगर हम बात करेंगे तो दोनों ग्रामेटिकल टर्म्स में ए या ए 3 में से कोई एक है, तो यहां माय डियर स्टूडेंट्स हम इज भी लगा लेंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर हम बोलते हैं पेरेंट
पेरेंट। तो इसका हिंदी हम लिखते हैं माता अवलिक पिता। क्या लिखते हैं? माता अवलिक पिता। तो इस वर्ड का मतलब है कि या तो माता या तो पिता। तो इसी प्रकार से या तो हैव या तो हैज या तो हैड। तो यहां भी कोई एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर हुआ ना ये वर्ड। तो उसी प्रकार से यहां हम इज का ही प्रयोग कर लेंगे। इज ऑल्सो इज ऑल्सो इज ऑल्सो टू सौ बढ़िया से समझने का ही प्रयास कीजिएगा। टू सौ द पोसेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ी सी वीडियो को स्किप करने का प्रयास मत करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 0 टू हीरो मैं बनाऊंगा। जितना भी पसीना बहाना पड़े मैं आपके लिए बहा दूंगा। पसीना क्या, मैं खून भी बहा दूंगा। आप पसीना तो बहा करके देखो, आप थोड़ी सी हाथ बढ़ा करके देखो, हम आपको गले से लगा लेंगे। लेकिन आप मेरे साथ कंटिन्यू ईमानदारी के साथ वीडियो को पूर्ण देखना है और वीडियो को समझना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद हम आपको टोटल क्वेश्चन सोल्व करवाते चलेंगे। अब यहां बात आता है कि हैव हैज हैड क्या दिखाता है, क्या प्रकट करता है? तो पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। अब जब ये अधिकार को व्यक्त करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो जरा सा समझने का प्रयास करना। वो स्ट्रक्चर के रूप में आपको मैं बता दूं कि आप कह सकते हैं हैव हैज हैड प्लस नाउन हो जाता है। आपको अब एग्जाम्पल देंगे तो आप समझिएगा। क्या अगर मैं बोलूं कि राधा के पास एक गाय है, राधा हैज आ काऊ। काऊ का मतलब क्या होता है? गाय। मूर्ख लोग, इसीलिए आप अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। मेरी एक डिक्शनरी आ रहा है हंस हंस के लोटपोट, उसमें मीनिंग मैंने लिखा काऊ मतलब गाय नहीं, काऊ मतलब बाऊ। याद रखिएगा, हंसो मत, मच्छर मुंह में चला जाएगा। अब देखिए यहां हिंदी इसका क्या हुआ। राधा के पास एक गाय है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां भी तो है जाया। कंफ्यूज आप होंगे कि नहीं? वहां हैज था तो भी 3 लगा दिए। आप अगर एक ही रूल को याद कीजिएगा तो क्वेश्चन तो छूटेगा। अगर मैं आपको एक ही बता देता कि हैव के हैव हैज हैड के बाद भी 3 आता है और इस पे जिक्र ही नहीं करता तो क्या होता? आप एक फिल्म देखे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जिगर, जिसमें हीरो को बताता है कि तुम ऐसा क्या, तुमको मैंने छोड़ा क्योंकि हर एक चीजों को मैंने सिखा दिया। गुरु उसमें बोलता है कि जो भी चीजें था लड़ाई के क्षेत्र में हर एक चीजों को सिखाया। तो मैं भी चाहता हूं कि हैव हैज हैड के यूज के क्षेत्रों में हर एक स्ट्रक्चर को आपको कंफर्म कर दूं। जहां से भी क्वेश्चन आए आपको कंप्लीट नजर आए कि रूल ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां राधा के पास एक कलम गाय है, तो ये हुआ हिंदी। तो हैज के बाद क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये नाउन आया। लेकिन उसमें क्या आ रहा था वो अब आगे देखेंगे। एक एग्जांपल और मैं दे दूं। अगर हम बोलते हैं उन लोगों के पास गाय था दे हैड अ काऊ। अब देखिए V2 है ना, मैंने आपको कल अगले वीडियो में जिक्र किया, अगले वीडियो में जिक्र मैंने इसका कर चुका हूं कि V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है और V2 हमेशा पास्ट में। तो यहां माय डियर स्टूडेंट्स हैड V2 है तो ये पास्ट में होगा कि नहीं? अब इसका हिंदी क्या होगा कि उन लोगों के पास, बोलिए, वे लोगों के पास एक गाय है नहीं, क्योंकि है तो प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात करेगा ना, V5 और V1। ये तो V2 है तो यहां कहेंगे हैड। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां भी अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं काऊ तो यहां भी नाउन है। अब देखिए दो स्ट्रक्चर को समझे।
समझे ना। आगे देखिए, अगर क्वेश्चन आपको बना दे, एक क्वेश्चन बना दे, खाली स्थान आ बुक। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको अगर दे दे इज, दे दे एम, दे दे हैव, दे दे नन, तो आप समझिए कि आई इज अ बुक, रॉन्ग नहीं होगा। आई एम, मैं बुक हूं, नहीं। अब क्या होगा, आई हैव अ बुक, इसको हटा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेशन भी बनाए होंगे। मेरे पास कलम है, राधा के पास गाय था, तो उसी स्ट्रक्चर पे ये वर्क कर रहा है। चलिए, आपको समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक, बिना कुछ सोचे समझे अपने बड़े भाई से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका पराया नहीं हूं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। जो भी गिले शिकवे हो, सजेशन देना हो, सलाह देना हो, कुछ भी बातें चीतें करना हो, आप हमसे हमेशा संपर्क करने के लिए रेडी रहिए। मैं आपसे रेडी रहता हूं संपर्क करने के लिए, क्योंकि मैंने जो आपसे वादा करता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां खून बहाएंगे, तो आप भी मेरे साथ जुड़ोगे तभी तो। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। चलिए, अब इसको हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं क्या नहीं? अगर नहीं लिए तो लीजिए, ले लिए ना स्क्रीनशॉट। थैंक यू। आप लोग भी जरा शांत रहिए। चलिए, हम इसको मिटाते हैं। अगले स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं, इसकी बात को बढ़ाते हुए। चलिए, अब देखिए, जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कभी कभी माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट है हैव, हैज, हैड प्लस टू प्लस V1 आ जाता है। वाह वाह, अंग्रेजी है, इंग्लिश हिस्ट्री है बेवफा, रात पढ़ो दिन सफा। कुछ लोग गाना गाता है, बेवफाइयों वाला दिन चले गए, कहां गए? आकर के ग्रामर में देखो ना, ये है भैज तो हर कदम पे बेवफा हो रहा है। हम लोग को उन बेवफा जो हो रहा है उसको होने नहीं देना, उसका हर एक चाल को पकड़ के रखना है। और कितना भी मैं बात कर दूं तो आपका ज्ञान अगर आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप महान हैं। अगर उस ज्ञान से पैसे कमा रहे हैं तो पैसा जो भी ले जाए, ज्ञान आपसे लेने वाला नहीं है। उस ज्ञान के बदौलत फिर से आप पैसे को कमाएंगे, साम्राज्य को खड़ा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसने दहाड़ा, आज भी दहाड़ रहा है। तो मैं आपसे ही कहूंगा कि आज मैं पिला रहा हूं, चम्मच से आपको मुंह में पी लीजिए। वीडियो को छोड़ के मत भागिए और अपने दोस्तों मित्रों को बताइए। और अच्छा, अगर वीडियो लगता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे की उत्साह बढ़े, आगे देखेंगे। अब इस स्ट्रक्चर पे अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर ई है, आपको अक्षर दिखना चाहिए। दिस स्ट्रक्चर shows the problem of the subject। माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर यानी कि हैव, हैज, हैड प्लस टू प्लस V1, याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है, बनावट है। अगर इस बनावट पे आ गया सेंटेंस तो ये डिनोट करेगा, ये प्रकट करता है कि कर्ता की मजबूरी कुछ होगा। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं इतना चिल्ला चिल्ला करके आप सबको समझा रहा हूं क्योंकि मैंने अभी न्यू यानी कि नया हूं इस YouTube चैनल पे। आप मुझ पे विश्वास करो, समझो, तब समझ में आएगा कि मैंने भी कुछ चीजें आपके लिए
त्याग रहा हूं, कुछ चीजें आपको दे रहा हूं। आगे देखिएगा, अब इस एग्जाम्पल को जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं आई हैव टू गो टू अ स्कूल, माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी है मुझे, जरा समझते चलिएगा, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। अब इस बात से क्या समझ रहे हैं? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, शौक नहीं मजबूरी है। अगर मैं बोलूं कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे मजबूरी है आपको पढ़ाना। खैर ऐसा मत समझिएगा, मुझे पढ़ाना मजबूरी नहीं है, इट इज माई पैशन, मेरा शौक है, ये मजबूरी नहीं है। आप वीडियो देखें या ना देखें, कोई तो देखेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दूं कि एक बार, थोड़ी सी आउट ऑफ पॉइंट है, एक बार समुद्र के किनारे समुद्र के लहर आया और बहुत सारा मछलियां समुद्र के किनारे बालू पे चला गया। एक व्यक्ति एक एक मछलियां को उठा करके पानी में डाल रहा था। कुछ लोगों ने देखा तो बोला क्या फर्क पड़ेगा, इतने सारे मछली में तुम एक एक मछली को पानी में डाल रहे हो। उस व्यक्ति जवाब देता है कि सबको नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको फर्क अवश्य पड़ेगा जो मेरे हाथों से पानी में पुनः जा रहा है। तो आप नहीं देखेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको पड़ेगा जो मेरे दिए हुए ज्ञान से कुछ कर लेगा। चलिए आगे देखिए। अब हम अगर बात करेंगे, जरा सा आप लोग शांत रहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहां जो बैठे हुए हैं, आगे देखेंगे। अगर हम बात करें कि मुझे नवादा जाना पड़ता है या राजू को काम करना पड़ता है, राजू हैज टू डू द वर्क। अब जरा समझिए, राजू को काम करना पड़ता है, शौक नहीं है, काम करना शौक नहीं है, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं माई सन हैज टू गो टू अ स्कूल, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सब्जेक्ट मेरा सन, माई सन मेरा बेटा है, जो कि उसका स्कूल जाना शौक नहीं है, मजबूरी है। तो आप इन तीन स्ट्रक्चर से मैंने आपको मिलाया, हैव, हैज, हैड। मेरे बातों को याद रखो, इस स्ट्रक्चर को हमेशा तीनों को दिल में और दिमाग में बैठाए रखना। अगर हैव, हैज, हैड का प्रयोग में यहां से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। अब हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। आगे देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जटिलताओं से जो अंग्रेजी भरा हुआ है, तो आपको समझाने का जो होता है कला होना चाहिए, जिससे आप, मैं जान रहा हूं कि आप जीरो लेवल से काम को शुरुआत किए मेरे साथ, तो हम भी जान रहे हैं कि आप जीरो लेवल से हैं। तो उन सारे चीजों को, फैक्टों को मैं देखते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जहां से आपके चीजें हमेशा समझ में आ जाए और आप कहीं भी परेशानी में ना पड़े, समस्या में ना पड़े। क्योंकि आप जो क्वेश्चन जो डील करने वाले होंगे, पांचवा चौथा का नहीं, इंटर, मैट्रिक, बीए, तो उस जगह पे आपको पकड़ भी तो होना चाहिए। क्या मैं आपको एक मीनिंग पूछ लूं कि बताओ राम जाता है, अंग्रेजी इसका बताओ, राम गोज, ताली बजा दूं, सॉरी ताली बजा दूं, वाह 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 वाह, यू आर इंटेलिजेंट। क्या लग रहा है आपको? दिल में तो जग गया कि आई एम इंटेलिजेंट, बट क्या इतना ही से इंटेलिजेंट है? क्या ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इंटर में? नहीं ना। इसीलिए जिस प्रकार से मैं आपको समझाते चल रहा हूं, नोट्स बनाओ, मेरे साथ जुड़े रहो, पढ़ते चलो। आगे आगे अगर हम बात करें तो आपको मैं एक नोट्स लिखा दूं, नोट पॉइंट बना दूं,
इसमें क्या मैं बना देता हूं, जो जरा सा समझिएगा कि कुछ जितने भी एक्जुलरी वर्ब्स हैं, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब्स हैं, हैव, हैज, हैड हैं, उन सारे चीजों को मैं समझाने के लिए आपको कह दूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि एम, आर, बाज, बेयर, इज, डू, डज, did, have, has, had, ये और भी वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ब्स हैं, ये सभी वर्ब्स हैं। जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सभी वर्ब्स हैं और प्राइमरी वर्ब्स हैं। और इस बातों को मैं आपको बताने का प्रयास कर दूं कि ये सभी वर्ब्स कभी मेन वर्ब भी बनते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं। कंफ्यूजन आप मत होइए, कभी मेन वर्ब हो जाते हैं तो कभी हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। आइए मैं आपको इस बातों को प्रूव करता हूं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, या तो सन एग्जाम्पल देते हुए समझाने का प्रयास करता हूं। जरा सा देखिएगा कि अगर हम बात करते हैं उसी सेंटेंस में, आई हैव अ काऊ, गुड। अब इसमें देखिए हैव वर्ब है, क्या इस वर्ब के बाद और भी कोई वर्ब है? वर्ब है? तो आप कहेंगे नहीं, कोई वर्ब नहीं है। तो इससे यह समझ में आ जाता है कि जब सेंटेंस में सिंगल वर्ब है तो वह मेन वर्ब होगा। क्या बोले कि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, इस प्रकार से समझो, जब सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहला जाता है, चाहे इज हो या एम हो या हैव हो या हैज हो। समझ रहे हैं? मैं कहता हूं आई डू इट, आई डू इट, मैं यह करता हूं, तो यहां सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो इसमें भी ये मेन वर्ब है माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बोलता हूं राजू, राजू हैज नोट, नोट रिटेन, नोट रिटेन, बढ़िया से आपको दिखना चाहिए, नोट रिटेन आ, नोट रिटेन आ लेटर। हम आपको फाउंड और लेटर दिखाने के चक्कर में मिटाना पड़ता है। अब जरा सा इस चीजों को समझने का प्रयास करो माय डियर, कि यहां हैज है और यहां रिटेन है, यानी कि यहां एक वर्ब है, यहां एक वर्ब है, तो इसमें तो डबल वर्ब है। तो आप क्या कहेंगे, आप कैसे पकड़ेंगे कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है? आप जरा सा याद कीजिएगा कि जब भाई बहन आपके घर में होगा, आप बड़े हो जाएंगे तो आप बड़े होने के बाद कमाने के लिए या पढ़ने के लिए माता पिता से दूर चले जाएंगे, और छोटा भाई को माता पिता अपने संग में ही रखेंगे, साथ में रखेंगे। तो उसी आधार से अगर हम बात करें कि ये सब्जेक्ट माता पिता है, तो माता पिता छोटे भाई को अपने साथ में रखता है और बड़े भाई चला गया बाहर पढ़ने के लिए। तो इसे मैं ये आपको बताने का प्रयास करूं कि सब्जेक्ट के जो नजदीक होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट से जो दूरी पे होगा वो मेन वर्ब होगा। कब भाई? जब दो वर्ब होंगे तब। आई एम गोइंग टू नवादा। अब इस सेंटेंस में भी आपको बता दूं डबल वर्ब आया है, एक आया है एम और दूसरा गोइंग, इन दोनों वर्ब है। तो इसमें क्या बताया कि सब्जेक्ट को जो नजदीक होता है हेल्पिंग होता है और सब्जेक्ट से जो दूरी होता है वो मेन होता है। तो यहाँ एम हेल्पिंग है और यहाँ गोइंग मेन वर्ब है। अगर मैं बोलूं आई एम अ टीचर, अब इस सेंटेंस में एम ओनली वन, एक ही वर्ब है, तो यहाँ हेल्पिंग नहीं है, यहाँ ये मेन वर्ब है माय डियर। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको जरा सा नोट कर लेंगे या तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। थैंक यू। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम आपको कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स की मैंने चर्चा किया था, उसके कुछ रूल्स
कुछ शर्त होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसका भी होता है, उसके बारे में भी मैं आपको जिक्र कर लूंगा। आप चिंता ना करें, आप वीडियो लंबा होने के लिए और उबिए मत। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो जीरो से हीरो मैं बनाने वाला हूं, विश्वास करो। चलिए अब आगे हम आपको बढ़ाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का। कौन ऑक्सिलरी वर्ब का? तो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था कितना था, संख्या इसकी कितनी थी? तो आपको याद नहीं है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को नहीं है, 10 है। कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद नहीं है, लेकिन इसकी संख्या 10 है। अब जरा सा देखिए कौन है। पहला है कैन, दूसरा है कुड, तीसरा है सैल, चौथा है शुड, फिर है मे, फिर है माइट, फिर है बिल, फिर है वुड, फिर है मस्ट, फिर है आउट टू। ये सभी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब जरा समझने का प्रयास करो, इसका यूजेज की अगर हम बात करेंगे, यूजेज ऑफ मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम आपको एक चैप्टर है इसमें, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जरा सा ध्यान दे लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना होगा कि जब मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब ग्रामेटिकल ग्रामर में आकर के कदम रख रहा था तो बहुत सारा शर्त इन्होंने रख दिया ग्रामेटेरियंस के पास, यानी ग्रामर के राइटरों के पास। जैसे में अगर हम बात करें कि जो लोग प्रसिद्ध है, अगर कोई हीरो, आप नाम सुने होंगे, तिरंगा फिल्म में एक नाना पाटेकर हीरो हैं, वो अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैंने घर से पत्नी से लड़ करके गया और मैंने जो शॉर्ट्स का बोलने का जो सेंटेंस था वो तैयार भी नहीं किया और गुस्सा में ही मैंने बोल दिया, क्या होगा, हम मर जाएंगे, आंखें निकल जाएगा, तुम लोग बात करते घर चल जाओगे। अब वो व्यक्ति प्रसिद्ध था, डायरेक्टर भी कुछ नहीं बोला, फेमस व्यक्ति था, कुछ नहीं बोला डायरेक्टर, और जैसा रोल कर दिया फेमस हो गया। तो ये भी फेमस वर्ब था, ग्रामेटेरियंस को इसके बातों को मानना पड़ा। तो क्या क्या ये शर्त दिया, जो जरा सा समझिए। ये बोला, याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कि हमारे जितने भी वर्ब हैं, 10 वर्ब की बात किया कि हमारे जितने भी परिवार हैं उसके साथ तुम ये मत करना। तो क्या बोला, हम देख रहे हैं कि तुम अन्य वर्ब के साथ कभी ईडी लगा देते हो, कभी यस लगा देते हो, कभी आईएनजी लगा देते हो। तो बोला हाँ ये तो लगाते हैं। कभी ईएस लगा देते हो, तो बोला हाँ ये तो लगाते हैं। तो बोला कि हमारे अंत में ऐसा तुम नहीं करोगे। यानी कि अगर हम बात करें कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के अंत में, आप पॉइंट लिख सकते हैं, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब वैसा वर्ब है जो अपने अंत में यस, ईएस, ईडी, आईएनजी नहीं लेता है। अब जरा सा दूसरा वर्ब की अगर हम बात करें, दूसरा फैक्ट्स की इसका, तो मैं आपको बता दूं कि ये जब भी प्रयोग होता है, मोडाल वर्ब जब भी प्रयोग होता है तो इसके बाद माना जाता है कि हमें आप बेस फॉर्म देंगे। कौन फॉर्म देंगे? बेस फॉर्म देंगे। अब कुछ लोगों को दिमाग में बैठा हुआ है बेस फॉर्म, आपको जैसे बैठ गया है वैसे ही रखिए, क्योंकि मैंने इस बात को तो क्लियर कर चुका हूं, V1 ही याद रखिए। अब आपको मैं बता दूं कि ये दो शर्त ग्रामेटेरियंस को दिया तो ग्रामेटेरियंस मान लिया और इसके मानने के साथ ही साथ इसको ऐड कर लिया ग्रामर में। और इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें मैं आपको चैप्टर एक आता है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरमीडिएट में देखे गए हैं, टारगेट क्वेश्चंस सबको, टारगेट बुक को जब मैं देखता हूं तो बहुत सारा क्वेश्चंस है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड का यूज पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता मत करें। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो लंबा हो रहा होगा तो माफ कीजिएगा, बस 2 मिनट का हम समय और आपसे लेंगे। अगर अब हम बात करेंगे
कि उसमें कुछ शब्द मैंने आपको बता दिया था और कुछ जरा सा वर्ड को देख लीजिए। उसमें एक वर्ब आप देखे थे आउट और एक वर्ब आप देख लीजिए यूज्ड। अगर हम बात करें इन दोनों वर्ब के बारे में तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि 2 प्लस V1 पॉइंट है, 2 प्लस V1 इज यूज्ड आफ्टर द out and used। क्या इसका मतलब है कि आउट और एंड के बाद 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है, अन्यथा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल में समझने का प्रयास कीजिए, मैं एग्जाम्पल 2 दे देता हूं। अगर हम बोलेंगे, इसको जरा सा हिंदी समझ लीजिएगा, इसका हिंदी होता है चाहिए। इसका हिंदी होता है जब पुरानी आदत को हम दर्शाते हैं। क्या दर्शाने का? आदत, यानी यूज्ड टू हो जाना, आदि हो जाना, आदत को दर्शाने के लिए। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं बी आउट टू हेल्प द पुअर। इसका हिंदी हुआ हमें या हम लोगों को गरीबों को या हमें गरीब लोगों को, हम ऐसे कह सकते हैं, हमें, बढ़िया से देख लीजिएगा, हमें गरीब लोगों को सहायता करना चाहिए। अगर कहीं इसी सेंटेंस में आप बना दिए बी आउट हेल्प द पुअर, माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा क्या आता है, तो 2 प्लस V1 आना होता है। तो यहां तो 2 आया नहीं, सेंटेंस गलत हुआ। आगे की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हम आपको यूज्ड टू पे भी दे दूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि यूज्ड टू का एग्जाम्पल भी देख लिए। आगे अगर हम बात करें समझने का, तो जरा सा समझिएगा, ही यूज्ड टू वर्क इन द मॉर्निंग। देखिए, ही यूज्ड टू वर्क इन द, दिखाई नहीं पड़ेगा, यहां लिख लेते हैं इन द मॉर्निंग। इसका हिंदी हुआ उसे या वह सुबह में काम किया करता था, यानी पास्ट की आदत को दर्शाता है। चलिए आगे हम आपको, इतना हम फास्ट प्रयास करते हैं ले जाने का, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हम चीजों को छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। चीजों को अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर आपको दिक्कत होगा। आपको अगर हम इसको स्क्रीनशॉट लिए, नहीं लिए तो ले लीजिए, ले लिए ना, चलिए मिटा लें। चलिए अब हम आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स कि कुछ वर्ब्स का कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने वाला होता है। वो वर्ब क्या होता है, जैसे में आपको लगेगा कि सेम है लेकिन आपको परेशानी क्रिएट कर देगा। अब जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बस आखिरी पॉइंट मैं आपके साथ, अभी भागना मत, क्योंकि इस पॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चन लूसेंट में डील होगा। देखिएगा, कभी कभी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे में अगर हम बात करें गिव ऑफर, और अगर हम बात करें आस्क्ड की, अगर हम बात करें मैक, तो इन सारे वर्ब ऐसे हैं जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं।
जैसे में अगर हम बात करें कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं, ही गैव मी आ पेन। अब देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट आया है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब डबल ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है। जब डबल ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस यानी वर्ब के बाद आ जाए तो जिसमें एक होगा सजीव और दूसरा होगा निर्जीव। अब जो सजीव होगा, जैसे मैं सजीव हूं, आप सजीव हैं, मेरा पेन मार्कर बोर्ड निर्जीव है, तो ये निर्जीव है। तो जो निर्जीव होता है और जो सजीव होता है वो तो आप ऐसे पकड़ लेंगे। अब लेकिन ग्रामेटिकल टर्म्स में आप जब जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा समझने का प्रयास करना कि जो होता है सजीव जो होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो निर्जीव होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर हम बात करें और भी, ही ऑफर्ड, एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही ऑफर्ड मी आ चेयर, उसने मुझे एक कुर्सी दिया। इसमें भी डबल ऑब्जेक्ट आपको दिख गया, ये है मी और ये है चेयर। जब ये सजीव है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा क्योंकि नरेशन में भी इसका जिक्र किया जाता है। अब जरा सा समझिएगा, क्योंकि हमारी रचना आपकी रचना आपके हाथों में नहीं है, सब वहां से भेजा गया। क्योंकि आप जानते हैं क्या बोलता है कि क्या बोलता है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। हम लोग खिलौने हैं उन भगवान का। तो यहाँ हम वहां से डायरेक्ट यहाँ भेजे गए हैं, हमें कोई यहाँ बनाया नहीं गया, हम कोई रोबोट नहीं है, डायरेक्ट बनाया आए हैं हम लोग। तो यानी कि अगर हम बात करें जो सजीव होता है उसका संबंध डायरेक्ट ऊपर से होता है। क्या चींटी बना देंगे आप? नहीं बनाएंगे ना। क्या बकरी बना देंगे? नहीं बनाएंगे। तो इसका संबंध कहाँ से? डायरेक्ट जन्म लेने से है। जब डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट है, सजीव है जो डायरेक्ट है। पेन, अगर पेन टूट गया माय डियर स्टूडेंट्स तो आप नया खरीद लेंगे, अगर यहाँ नहीं मिला तो कंपनी खोल लेंगे, अगर जिसके पास पैसा खोल लेगा कि नहीं। तो ये सब तो इनडायरेक्ट है। तो ये क्या बोलेंगे, जो सजीव होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो निर्जीव होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग कहता है कि प्राथमिकता किसे दिया जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि सजीव ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलता है कि सर अगर मेरी विचार कर गया कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्राथमिकता दे दें, तो आप दे सकते हैं। तो उस जगह पे आप क्या लिखिएगा, अगर हम बात करेंगे ही गैव, ये प्राथमिकता दिए थे मी को, लेकिन हम अब प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ही गैव अ पेन टू मी। अब देखिए बीच में प्रीपोजिशन का काम कर दिए, जोड़ दिए। तो आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को टू से जोड़कर, यानी कि कहने का मतलब जब प्राथमिकता आप निर्जीव को देंगे तो उसके बीच में, निर्जीव और सजीव के बीच में प्रीपोजिशन प्रयोग कर लेंगे। अगर जब आप प्राथमिकता सजीव को देंगे तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे ही कहता हूं कि आप प्राथमिकता सजीव को दें। किसको दें प्राथमिकता? सजीव को। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी एक्सीडेंट कर गया तो चक्का टूट गया, खराब हो गया, आप नया चक्का लगा लेंगे। कहीं आपका चक्का टूट गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? आपका चक्का, यानी कि भगवान ना करे ऐसा हो, कहीं आपका पैर कुछ हो गया, टूट गया, तो क्या आप नया पैर ला करके मार्केट से लगवा लेंगे? नहीं ना। तो इसी से काम चलाना होगा, रिपेयर करवाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन वहां तो नया आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सजीव को हमेशा प्राथमिकता दीजिए, जैसा कि मैं दे रहा हूं। चलिए, इतना सारा बात था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे कहूंगा, आपके टीचर होने के नाते, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे हौसला को अब जाहिर कीजिए। मैं ग्रामर का हर एक चैप्टर, हर एक वर्ड को आपके बीच में ऐसा प्रकट करूंगा कि हंसते हंसते ग्रामर के रास्ते आपको मैं इतना विश्वास दिला देता हूं
कि कुछ दिन पढ़ने के बाद, मेरे साथ 2-4 चैप्टर पढ़ने के बाद, मैं जैसा कहता हूं वैसा चल लेने के बाद आप सेंटेंस को देखते ही अगर आंसर नहीं लगाए तो आप मुझे कमेंट में गाली देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से ही कहता हूं कि मुझे जो है बच्चों के बीच में ईमानदारी से पेश आने दीजिए, दिल से काम करने का मौका तो दीजिए। आप लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को बोलिए कि जुड़ो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।